हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी 2023 एग्जाम, वहीं वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फ्री आपकास्ट तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ लॉर्ड रिपन महोदय का नाम जुड़ा हुआ था। इन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियनों के मुकदमे देख सकते हैं, जिससे यूरोपियन समुदाय तथा अंग्रेज व्यापारी और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हो गए और इस विवाद के कारण रिपन ने 1884 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार और ऑप्शन डी लाल किला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह से जो है भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत ने तैमूर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294 ईस्वी, ऑप्शन बी 1417 ईस्वी, ऑप्शन सी 1213 ईस्वी, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तैमूर लंग ने 1898 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने एशिया के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य बड़ी धनराशि प्राप्ति करना था, जिसको लेकर के उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप डैश 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 के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी लाहौर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगल बादशाह अकबर से लड़े थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था और इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही, परंतु मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग एक डैश डैश यात्री है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी पुर्तगाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 630 ईस्वी से 645 ईस्वी यानी कुल 15 वर्षों तक रहा था और उसने अपनी पुस्तक सियूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विस्तृत विवरण दिया था। उसे यात्रियों का राजकुमार, नीत पंडित या राज्य मुनि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अमृत कौर, ऑप्शन सी पुतलीबाई, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही मंगल पांडे था। वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से मना करने के कारण उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। ये प्रसिद्ध कथन डैश डैश द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन सी एम के गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया है। और यह प्रसिद्ध कथन भारतीय किसानों के हित में महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1997 में किसानों के आंदोलन में कहा गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी आनंदमठ, ऑप्शन सी गीतांजलि और ऑप्शन डी द हिंदू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदमठ में वंदे मातरम गीत पहली बार 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था, जिसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस गीत की गायन अवधि 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड है। इस गीत की भाषा जो है वो संस्कृत बांग्ला है। सर्वप्रथम यह गीत बंग दर्शन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1909 ईस्वी में अरविंद घोष द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी कच्छ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डांडी। डांडी नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है, जहां पर गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ने के लिए समुद्री पानी से नमक बनाया था। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के रूप में प्रसिद्ध है। गांधी जी ने नमक कानून के साथ साथ देश में अन्य कानूनों की अवहेलना के लिए 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में डैश डैश समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी कालनगट, ऑप्शन डी मरीना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मरीना। मरीना समुद्री तट जो है भारत का सबसे लंबा व विश्व के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। यह मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत यानी चीन, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है और तिब्बत में इसे सांगपोक या सापुक भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? ऑप्शन ए 24 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 24 घंटे और ऑप्शन डी 23 घंटे 52 मिनट 21 सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन डी पश्चिमी और दक्षिणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगला प्रश्न है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी लाल सागर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर अन्य चारों शब्दों से सबसे कम मिलता है, क्योंकि अन्य तीनों महासागर हैं जबकि लाल सागर एक सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र की जीडीपी के बीच अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल्य स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन सी गणना के
में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। ऑप्शन डी नामात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से छोटी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है वास्तविक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नामात्र जीडीपी के बीच मुख्य अंतर इसकी गणना के लिए प्रयोग की गई कीमतों का आधार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकार कर क्यों लागू करती है। ऑप्शन ए अमीरों में धन के संचय की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। ऑप्शन सी कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए सरकार करों को लागू करती है। अगला प्रश्न है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ऑप्शन ए है सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां। ऑप्शन बी आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री। ऑप्शन सी सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ऑप्शन डी एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानी जाती है। जब सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ खरीद की बिक्री की जाती है तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रयोग की जाने वाली मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण मात्रात्मक उपाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है। ऑप्शन ए मजदूरों को समान अवसर मिले। ऑप्शन बी किसानों का कल्याण। ऑप्शन सी भूमि निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एमएसवाई का विस्तारित रूप क्या है। ऑप्शन ए मैसूर स्टील यार्ड। ऑप्शन बी महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन सी महिला सेवा योजना। ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना जो है एमएसवाई का विस्तारित रूप है। 18 इसका जो एमएसवाई का विस्तारित रूप महिला समृद्धि योजना है और इसका जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1993 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए समाजवाद। ऑप्शन बी आदर्शवाद। ऑप्शन सी सर्वोदय और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का से संबंधित अनुच्छेद में समाजवादी विचारधारा का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अवसरों की समानता को स्थापित करना। वहीं अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकार का भी प्रावधान करने की बात करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑप्शन बी रोम में। ऑप्शन सी ग्रीस में। ऑप्शन डी ब्रिटेन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का संसदीय प्रारूप सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1953। ऑप्शन बी वर्ष 1955। ऑप्शन सी वर्ष 1956। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्यों
के नाम के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृत के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो बाकी की अनुसूचियां बाद में संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए देख सकते हैं, बी, सी और डी। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन आप सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए है ब्रेड फफूंदी, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मशरूम और ऑप्शन डी अमरबेल। इस तरीके से आप कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टिड्स के में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए डाइस्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी यूरिएज, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। पाचन प्रक्रिया के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में विखंडित कर देता है। इससे प्रोटीन सरलता पूर्वक आंतों द्वारा अवशोषित हो जाती है। वहीं यूरिएज यह यूरिया को CO2 तथा H2O में परिवर्तित कर देता है, जबकि बात करें डाइस्टेज या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है और उसके बाद उसे ग्लूकोज में बदल देता है। वहीं माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम टार्टरेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, आवेश को Q से और समय को T से। इसकी SI इकाई एम्पियर होती है। यह एक अदिश राशि होती है। किस प्रकार की अदिश राशि होती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी TiO2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी ZnO। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ZnO। एक वोल्टजाइट क्रिस्टल संरचना है जो कि एक षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड एक सफेद पाउडर है जो जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ, बैटरी, अग्निरोधी और प्राथमिक चिकित्सा टेप आदि में किया जाता है। तो साथियों, ये थे GK/GS प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट व्याख्यात्मक हल, जो आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, UPSSSC की तरफ से आयोजित होने वाली वीडियो री एग्जाम, PT 2023 एग्जाम तथा उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है, जहां पर GK/GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे UPP हो, चाहे UPSI हो, चाहे SSC GT हो। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा और आगामी परीक्षाओं में आप सभी के काफी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।